श्री माता वैष्णो देवी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे जुगल किशोर शर्मा जी इस समय हमारे साथ हैं। कल चुनावी प्रचार थम जाएगा और आज हम कटरा में इनसे बातचीत करेंगे और किन मुद्दों को लेकर ये जनता के बीच में जा रहे हैं और किस तरह का रिस्पांस है और अपना मुकाबला ये किसके साथ देख रहे हैं। और आपको बता दें कि श्री माता वैष्णो देवी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी नई कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी है। इससे पहले ये हिस्सा रियासी विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा हुआ करता था और बलदेव राज शर्मा जी जो कि भाजपा के प्रत्याशी हैं, उन्होंने ये कहा है कि जुगल जी ने इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के बनने का पर ये भी कहा था जब वो मांग उठाते थे कि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं बन सकती है। ये सवाल भी इनसे करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मुकाबला किसके साथ देख रहे हैं? मुकाबला तो नहीं मैं गिन सकता किसी के साथ में, क्योंकि मैं इस बात पे नहीं मानता हूँ। ये तो खाली एक मीडिया के थ्रू किसी को बताने वाली बात है कि मेरा मुकाबला उसके साथ। अभी हम फील्ड में हैं और जैसे आपने पहले ही कहा कि मैं निर्दलीय खड़ा हुआ हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस वक्त ये अब टिकटों का फैसला हुआ तो आपके भी नोटिस में है कि कहीं ना कहीं ये बात चली कि जुगल किशोर को टिकट जो है 2 बजे तक इसका फैसला था। जब फैसला चेंज हुआ तो फिर मैंने अपना माइंड चेंज कर दिया कि मैं कंटेस्ट नहीं करूँगा। और एक किस्म का मैंने अपना टेलीफोन पे कुछ लोगों के फोन्स वगैरह आए तो मैंने कहा यार छोड़ो, आप एमएलए भी रहे, मिनिस्टर भी रहे, एमएलसी भी रहे और काफ़ी मैंने जो काम करने थे कर लिए थे अपने टाइम पे जितने कर सकता था। लेकिन वहाँ से लोगों का ये जो मुझे चाहने वाले थे उनका ये कहना था कि अगर आप नहीं लड़ते हो तो हम किसको वोट दें। और ज़्यादातर ये लोगों का मानना था कि आपने अपने टाइम पे जो काम किए हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, कॉलेज हैं, तहसील हैं, ब्लॉक्स हैं, रोड्स हैं, तो जो कुछ काम ऐसे हैं जो आपने शुरू किए थे ये तो बनाए, लेकिन कुछ काम ऐसे थे जो छोड़ दिए, रुक गए हैं 16 साल से। बहुत से हैं, जैसे 2 एमएलए बने मेरे बाद, बलदेव जी बने, अजय जी बने, और इसके साथ ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी 2 इलेक्शनें हुई। ये 10 साल के बाद इलेक्शन थी। तो सभी लोग परेशान थे। तो मुझे उन्होंने खुद बुलाया, मैंने किसी को नहीं बुलाया। तो काफ़ी भीड़ हुई, यहाँ पर 1,500 2,000 आदमी आ गया। और ज़्यादातर पार्टियों के फैसले किसी को पसंद नहीं थे। जैसे बीजेपी का भी जो फैसला था वो इसलिए पसंद नहीं था कि जो बीजेपी के विधायक जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, एक तो एक दफ़ा उनको पार्टी से निकाला था, किस वजह से निकाला वो भी जानते हैं, क्योंकि पार्टी का मैंडेट था, एमएलए इलेक्टेड हुए थे हाउस के अंदर, उन्होंने वोट को जो है वो किसी दूसरे को दिया था। ये भी एक विरोध था और पार्टी ने एक्शन भी लिया था। और उसी पार्टी ने उसको वापस टिकट दी और एक टिकट ऑलरेडी दी हुई थी, एक जो बीजेपी का अच्छा फैमिली बैकग्राउंड उसकी है कि वो एक पार्टी से बिलोंग करते थे। आपको अच्छे लगने लगे एकाएक? हाँ नहीं, उसकी मेरे छोटा भाई है। अच्छा इसीलिए लग रहा है क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, तो मुझे तो सभी अच्छे लगेंगे। आपने आग में घी डालने का काम किया। जैसे ही ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई विद इन द पार्टी तो आप वहां पे पहुंच के उनसे मुलाकात करने नहीं, ये मेरी मीडिया वाले तो हर एंगल से ले सकते हैं, लेकिन मेरा फर्ज था कि मैं इंडिपेंडेंट भी हूँ। छोटा कटरा के अंदर हमारा आपस में प्यार भी रहता है, आपस में हमदर्दियां भी हैं। तो मैं सडनली गया तो वहाँ मीडिया वालों ने आग में घी डाला। जब मेरे आगे कैमरा छोड़ दिया तो मैंने जो हकीकत थी वो बताई। जबकि अभी अभी भी मैं कह रहा हूँ कि मुझे बताओ, आपकी पार्टी के जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं यहाँ पे अभी जुगल किशोर जी, जब उन्होंने खुद पार्टी से एक आदमी को निकाला हो और उन्हीं की पार्लियामेंट के अंदर उसी आदमी को टिकट दी जाए, तो मेरे ख्याल ये पार्टी कहाँ से ये इसका कैसे आप इसको जज करते हैं। तो चलो इस बात को छोड़ो आप। बलदेव जी ने आज भाषण में बागा हम उनको कवर कर रहे थे, उन्होंने माफी भी मांगी कि गलत फैसला था वो जो उन्होंने चुनाव लड़ा था, चुनाव लड़ने को लेकर वो मान रहे हैं कौन सा जो फैसला? उन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था। माफी मांगने से ये थोड़े हो जाता है कि पार्टी ने निकाला उसकी भी माफी मांगी होगी। मैंने टिकट जो बेची थी, पार्टी जो टिकट बोर्ड बेचे थे, मेरा मानना ये है कि उनको पार्टी ने निकाला था कि इन्होंने पार्टी की जो टिकट क्रॉस वोटिंग की थी तो उसको पार्टी ने निकाला था, उसकी भी माफी मांगी कि नहीं उन्होंने? उन्होंने कहा कि जो फैसला मैं ये मैंने कह रहा लिया हूँ था। कि जो आपने ये पूछा कि आपको पार्टी ने निकाला था, किस वजह से निकाला था? जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसको पार्टी के प्रेसिडेंट थे। ये साबित हुआ है क्या? नहीं साबित की पार्टी ने तो पार्टी ने निकाला किस लिए था? जब ये साबित हो गया कि उसको वापस ले लिया, उस वक्त निकाला किस लिए था? तो इसका मतलब उन्होंने बेईमान थे या वो बेईमान थे? एक आदमी के ऊपर ये एलिगेशन लग जाए, जिस वक्त हाउस के अंदर लेटर लिखा स्पीकर को दिया कि इसको पार्टी हम इन्होंने क्रॉस वोटिंग की और इनको निकालते हैं, तो अब कौन सा प्रूफ चाहिए था उसको? लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने माफी मांगी उसकी।
सवाल ये नहीं है इन चीजों का। जुगल जी, हमने देखा आपने डीपीएपी जब ज्वाइन की, ढोल नगाड़ों के साथ वर्कर आपके मौजूद थे, लेकिन जब छोड़ी तो आपने ये जरूरी नहीं समझा कि मीडिया को इन्फॉर्म किया जाए, लोगों को बताया जाए कि आपने पार्टी छोड़ी है। आप रोहित जी के पास पहुंचे, उस समय आपने सिर्फ मीडिया में जिक्र किया था कि अब मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। एक नहीं प्रॉपर ये वे में ये नहीं नहीं आपको प्रेस नोट जारी करना चाहिए था। वो किया मैंने, आप तक नहीं हुआ अगर तो अलग बात है, लेकिन जब मैंने पार्टी छोड़ी मीन्स जिस वक्त आजाद साहब के साथ चले तो वो मेरा एक फर्ज बनता था, क्योंकि उन्होंने हमें डिस्ट्रिक्ट दिया था, कॉलेज दिए थे, जो भी काम हमने कहा किया था। जहां तक कांग्रेस पार्टी के अंदर जो भी हमारी कोई आपस में या पार्टी के अंदर हम महसूस करते थे तो हम उन्हीं को लीडर मानते थे। जब वो पार्टी उन्होंने छोड़ी, यहाँ आए, हमने कोशिश की, 2 साल हम बराबर उनके साथ रहे, लेकिन हमें ये उम्मीद थी कि असेंबली की इलेक्शन जल्दी आ जाएंगी। जब 2 साल इलेक्शन नहीं हुई, पार्लियामेंट की इलेक्शन आई, पार्लियामेंट के इलेक्शन के बीच में हमने महसूस किया जिस वक्त की पार्टी को नुकसान हुआ है, तब मैंने दो मेरे रास्ते थे। एक रास्ता था कि जब मैं लोगों के बीच में ना रहूं, उनके साथ जुड़ा रहूं। दूसरा रास्ता ये था कि जो जितनी 3 कंस्टिट्यूंसियों के अंदर, जैसे एक रियासी असेंबली थी, उसकी 3 कंस्टिट्यूंसियां बनी थी, तो मुझे उनके लोगों के बीच में खड़े होना है। तो इसलिए फिर मैंने आजाद साहब को खुद कहा, मैंने कहा जी मेरे पास कोई रास्ता नहीं, या तो मैं आपके पास रहूं तो या लोगों के जो आशाएं हैं उस पर जाऊं। तो ये मैं उनको बोल कर तो आया। उसी पार्टी से भी तो आप चुनाव लड़ सकते नहीं, उसमें ये था कि जैसे मैंने आपको कहा कि पार्टी को नुकसान हुआ था और पार्टी की जो छवि थी पार्लियामेंट की इलेक्शन से थोड़ी कम हुई थी, तो तब फिर मैंने उनको खुद कहा कि मैं इलेक्शन लड़ना चाहूँ, अगर आपकी पार्टी से लड़ूं तो मुझे लोग वोट नहीं देंगे, और अगर मैं नहीं लड़ता हूं तो आपके साथ खड़ा रहूं, तो जो लोगों को मुझसे 10-15 साल से उम्मीदें हैं, क्योंकि मैं एमएलए भी रहा, मिनिस्टर भी रहा, तो मैंने लोगों के काम किए हुए हैं, तो उस वजह से मैंने दो ही रास्ते थे, या तो मैं इलेक्शन ना लड़ूं, उनके साथ खड़ा रहूं। तो फिर मेरे पास मैंने यही था कि मैंने उनको पार्टी छोड़कर रेजिग्नेशन देकर मैं वापस यहाँ आ गया। उसके बाद फिर मैंने ट्राई की, जैसे वो पुरानी पार्टी थी जो हमारी क्योंकि हम सेकुलर फोर्स, सेकुलर टाइप के हैं, तो तब मैंने अप्रोच की, तो जो आपने देखा, घर वापसी। घर वापसी समझे आप उसको, तब आपने देखा कि वहां पर अब आप कहीं मानते हैं कि वो फैसला ही गलत था डीपीएपी में? नहीं, ऐसा नहीं था, वो मेरा फर्ज था। जैसे अगर ये रियासी को डिस्ट्रिक्ट 47 से पहले हमारी डिस्ट्रिक्ट हुआ करती, डिस्ट्रिक्ट चली गई, तो जिस आदमी ने डिस्ट्रिक्ट बनाई हो, जिस मेरे कहने पे, हालांकि उस वक्त ये चर्चाएं थी कि डिस्ट्रिक्ट जो दरमाड़ी बनेगी, तो जब ये फैसला हुआ डिस्ट्रिक्ट बनाने का, तो फिर तो हम कर्जदार थे उसके। उसी हिसाब से जब उन्होंने पार्टी के अंदर जब बाहर निकले, तो मेरा फर्ज बनता था उनके साथ चलना। ऐसी कोई अब गलती क्या मुद्दे लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? श्री माता वैष्णो देवी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के, बमाग के, बाबा धनसर के, पैंथल के, कटरा के क्या मुद्दे हैं जो जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं, और रिस्पांस किस तरह से? देखिए, जिस वक्त मैंने पहले ही आपने बात को अधूरी की है, जिस वक्त मैंने माइंड बनाया कि मैं नहीं कंटेस्ट करूंगा, तो जब मैं लोगों के यहाँ पे, लोगों ने मुझे खुद बुलाया, मैंने नहीं किसी को बुलाया, मतलब लोगों ने कहा कि आपसे हमें बताएं कि हमने कहाँ जाना है, जो मेरे चाहने वाले समझो या दूसरे वोट कहाँ करेंगे, वोट कहाँ कास्ट करेंगे। उनके पास दो कैंडिडेट थे, तो दोनों के लिए उनकी ऑप्शंस नहीं थी। अगर जो एक अलायंस का कैंडिडेट था कांग्रेस एनसी का, और दूसरा बीजेपी का, जिसका मैंने पहले भी चर्चा की। तो जिस वक्त ये बात बनी, तो फिर मेरे पास, मुझे लोगों ने कहा कि आप इलेक्शन लड़ो इंडिपेंडेंट। मैंने कहा मैं निर्दलीय नहीं लड़ना चाहता। फिर लोगों ने खुद कहा कि एक तो पार्टी टिकट देती है, ये टिकट हम दे रहे हैं और हम लड़ रहे हैं। और हालांकि डर तो था कि निर्दलीय लड़ना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जिस वक्त लोगों का फैसला हुआ, जब मैंने हाँ की, तो मैंने लोगों से कहा कि ये मैं नहीं कंटेस्ट करूंगा, आप करोगे, आप करेंगे। आज मैं महसूस करता हूँ पूरी कंस्टिट्यूंसी के अंदर, ये लगता है मुझे कि इलेक्शन मैं नहीं लड़ रहा हूँ, लोग लड़ रहे हैं, पब्लिक लड़ रही है। आप चलिए मेरे साथ कहीं पे भी, भीड़ की भीड़ खुद ब खुद आ रही है। जो मेरे साथ जो लोग थे वो तो हैं, लेकिन सभी धर्म के लोग आ रहे हैं मेरे साथ, और धर्म के लोग फैसले कर रहे हैं, जैसे एसटी ने फैसला किया, एससी ने फैसला किया। इसके साथ साथ हर पार्टी के लोग मेरे साथ आ रहे हैं। पहले जो थोड़ा सा ये लोगों को हिच लगती थी, वो कहते थे जुगल काम करता है, जुगल ने काम किए हैं, लेकिन पार्टी, कुछ जो लोग ऐसे थे जो दूसरी पार्टी को वोट नहीं देते थे, अब मुझे उन्होंने खुद खड़ा किया, और निर्दलीय, तो आम पार्टी लोगों ने। तो आज की डेट में मुझे ये है कि मैं जहां भी जा रहा हूं, मैं ये महसूस कर रहा हूं कि लोगों ने खुद खड़ा किया और खुद ही वो कैंडिडेट बने हुए लोग। तो मेरे लिए तो बड़ी अच्छी बात है। मुद्दे क्या हैं इस इलेक्शन में? मुद्दे सबसे बड़े तो ये हैं कि जो काम हमने किए थे, छोड़े, जो काम हमने किए थे, वो वहीं के वहीं रहे हैं, जो आपके नॉलेज में भी हैं। कई ऐसी स्कीमें हैं पानी की वहीं पे खड़ी हुई, जैसे पांगन स्कीम है। कई ऐसी तहसीलें हैं जो बनाई हमने बमाग में, तो रियासी में पड़ी हुई है। कई ऐसी रोड्स हैं जो हमने शुरू की थी तो वहीं पे अटकी हुई है। तो ये लोग खुद कहते हैं।
तो मेरे नॉलेज में भी है। और इसके अलावा जो वैष्णो देवी हमारी जो कंस्टिट्यूंसी है, यहाँ सबसे बड़ा यह है कि कारोबारी दृष्टि से हमारा कटरा जो है ये सारा यात्रा के ऊपर डिपेंडेड है। और हम तो 30 साल से जब भी कोई कारोबारी में नुकसान होता है तो हम फाइट करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो श्राइन बोर्ड है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि जब तक इनको जोड़ो नहीं, पकड़ो नहीं, तो ये अपनी मन से चलाते हैं। 2002 से 8 तक जब मैं एमएलए रहा जब तक, तो मेरी कोशिश थी कि घोड़े और पिट्ठुओं को यहाँ पर जो काम करने वाले हैं ये म्युनिसिपैलिटी के दायरे में रहें। और तब तक मैंने म्युनिसिपैलिटी के दायरे में मेरे टाइम पे रहे। मेरे एमएलए निकलने के बाद वो दायरा निकल गया, क्योंकि जो बाद में विधायक बने बलदेव जी, उन्होंने खुद कहा लोगों को कि मैंने ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो घोड़े और पिट्ठुओं का श्राइन बोर्ड के हवाले कर दिया, वो हमें पैसे देंगे। कोई एग्रीमेंट था नहीं, वर्बली था। तो एक तो वो नुकसान हुआ था। तो दूसरा ये था कि हमारे टाइम पे हम विरोध करते थे कि रोड्स नहीं बननी चाहिए वैष्णो देवी के लिए, तो इनके टाइम पे, विधायक के टाइम पे रोड बनी। अब यो रिसेंटली जो हमें लगता है, डर लग रहा है लोगों को, तो सबसे बड़ा डर है कि हमारा कारोबारी दृष्टि जो यात्री यहाँ पे आता है, अगर वो यात्री आता है, अगर एक दिन के बजाय वो 2 दिन रुके यहाँ पे, तो वो ज्यादा अच्छा है। जैसे कि हमने उस वक्त अपने टाइम पे शिवखोड़ी बोर्ड बनाया कि एक दिन स्टे के बजाय वो 2 दिन स्टे करे। अब जो इनकी जो सोच है, ये लगता है कि जैसे अभी भी आपने देखा कि गंडोला लग रहा है। गंडोला लगना या ना लगना वो हमारी अपनी है कि हमने उसका विरोध करना है। श्राइन बोर्ड पर आऊंगा। परिक्रमा यात्रा भी शुरू हो रही है, मैं तो श्राइन बोर्ड ने मंदिर के लिए भी पैसा दिया, तो वो अच्छे काम भी तो। मैं आपको इस बात पे पहले उसमें परिक्रमा पे भी चलते हैं। मैं इसलिए मैं कह रहा था कि गंडोले के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और जो मौजूदा इलेक्शन जो लड़ रहे हैं, वो धमाके के साथ लोगों को कहें कि ये गंडोला लगेगा लगेगा। कोई अगर आग लग रही हो तो उसमें कहोगे हमने पेट्रोल फेंकना ही फेंकना है, तो मेरे ख्याल ये बड़ी निंदनीय बात है। तो उसके लिए भी लोगों में चर्चाएं और लोगों में ये रोष है। और हम तो जहां तक कहते हैं कि नहीं, लगना नहीं चाहिए। तो ये तो दूसरी बात जो आपने मुझे खुद कही, परिक्रमा मैंने शुरू की थी, मैं आपके नॉलेज पे लाना चाहता हूँ। आज की डेट में इसका जो मंदिर बनाकर वो अपने आप को श्राइन बोर्ड चाहता है लोगों को, जैसे गंडोला लग रहा है तो लोगों की आंखों में पट्टी डालने के लिए, ये सारे जो श्राइन बोर्ड भी कह रहा है, आपके पास भी जो रिपोर्ट आई है, जैसे जो हमारे सामने विधायक लड़ रहे हैं वो भी कहते हैं। बेसिकली ये मैं महसूस करता हूँ कि ये बीजेपी की जो विधायक और ये सारी जो समीकरण बन रहे हैं या जो बातें चल रही हैं, ये मुझे लगता है कि श्राइन बोर्ड की ही खिदमत कर रहे हैं। अभी आप देख लीजिए, प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आए तो प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर प्रशंसा की श्राइन बोर्ड की, और साथ में कहा कि स्पोर्ट स्टेडियम बड़ा अच्छा बना हुआ है, कलाड़ी यहाँ की बड़ी अच्छी है, और भी बहुत से की। लेकिन यहाँ लेकिन जहाँ पे जब जिस वक्त आए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए कहा, जबकि वहाँ डॉक्टर है कि नहीं है। यहाँ पे मुझे लगता है कि जिस हालांकि आए वो एमएलए के इलेक्शन के लिए, और जहां जब आए वो लोगों को उम्मीदें थी पुजारी और बारीदारों की 10 साल जो पहले कहा था, वो उन्होंने बात दूसरे ढंग से कह दी। वो लोगों को बुला दी जो उन्होंने कहा था कि मैं परमानेंट इसका हल निकालूंगा, परमानेंट सोल्यूशन निकालूंगा। उसको बात पहले क्या उन्होंने कहा था और अब क्या कहा? पहले उन्होंने कहा था कि जो पुजारी और बारीदारों का मैं परमानेंट हल निकालूंगा, परमानेंट हल निकालूंगा। तो वो कह रहे हैं स्कॉलरशिप दी गई, एडमिशंस दी गई। नहीं, ये जिस वक्त उन्होंने कहा उससे पहले ये मिल रही थी, जो शायद आपको नॉलेज नहीं होगा। उन्होंने ये कहा कि हमारी सरकार ने कुछ इस तरह से कहा हमारे टाइम पे। नहीं, जो आप वो जो जितनी संघर्ष कमेटियां पहले बनी थी, जिसके प्रेसिडेंट जो थे कृष्ण सिंह जी थे, शेर सिंह जी थे, आप उनसे पूछ सकते हैं। ये जो स्कॉलरशिप जो है ना, नहीं वो ठीक है, श्याम सिंह जी का भी नाम नहीं, वो बलदेव जी ले सकते हैं, मैं नहीं ले सकता हूँ, मैं इसमें नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि संघर्ष कमेटी के कौन प्रेसिडेंट थे। जो कृष्ण सिंह मास्टर कृष्ण जी आज इसमें नहीं है, शुरुआत उन लोगों ने की थी। आज की डेट में शेर सिंह जो है वो प्रेसिडेंट है। तो श्याम सिंह जी की भी तो संघर्ष समिति अब मैं जो आपकी बात की मैं आपकी उत्तर दे रहा हूँ, इसलिए आप नाम नहीं ले रहे कि वो आपके अगेंस्ट खड़े हैं। नहीं, मेरे अगेंस्ट नहीं खड़े हैं, वो अपने लिए लोगों के बीच में गया कि मेरे अगेंस्ट कोई नहीं खड़ा हुआ है। हम लोग अगर हम अपना कंपटीशन अलग है, हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। लोगों ने फैसला करना है कि श्याम सिंह ठीक है, जुगल किशोर ठीक है, या कोई और ठीक है, वो अलग चीज है। मैं आपकी बात का उत्तर दे रहा हूँ कि जहां पर जो आपने कहा, ये जो रिलीफ है ये 25 साल पहले का मिल रहा है, और मोदी जी 2014 में आए हैं, और 2014 में ये तब भी ये रिलीफ मिल रहा था। ये रिलीफ एक अलग चीज है। जो श्राइन बोर्ड की डिमांड है, एक दफा ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए ऑलरेडी डॉक्टर फारूकुल्लाह ने भी 1906 की जब चीफ मिनिस्टर 96 और 2002 के बीच में,
तब भी उसने एक दफा ये कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने के लिए एक बिल लाया था, सरकारी बिल जो गवर्नमेंट की तरफ से। इन बिटवीन बीजेपी के कुछ लोगों ने जाकर दिल्ली से और विश्व हिंदू परिषद के कुछ लोगों ने इसका विरोध किया और उसको रोक दिया था। ये पेपर में भी छाया हो चुका लेकिन था। उनका तो और ज्यादा डिमांड कर रहे थे, कुछ इसलिए रोका था, कोई इसी तरह नहीं, की ऐसा वजह? नहीं है, ऐसा नहीं है। जैसे आप, अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हिमाचल में जाइए, सनातन धर्म और हिंदुओं की वहाँ मंदिर है, वहां हमने भी अपनी हाउस कमेटी लेकर गए थे। वहां पे जब मंदिर टेक ओवर हुए 1984 के जो एक्ट बना था, वहां जब मंदिर टेक ओवर हुए पुजारी और बारीदारों को वहां पर 35% दिया गया था। आज तो भी मिलता है यहाँ वहां पे पे। क्या डिमांड है बारीदारों की, जो आपको समझ आई हो अलग अलग समितियों से बात करने के बाद? अभी तो खास तौर पे आपसे डिमांड है। मैं उनकी बातों पे नहीं जा रहा हूँ कि हाँ। उनकी क्या डिमांड्स है। आप उनकी, क्या हल करेंगे अगर विधायक मैं जीतते मैं हैं, और क्या कोशिश मैं करेंगे उस बात असेंबली पे, में? पहले आप बात सुन लीजिए ना। मैं उस बात पे जा रहा हूँ कि हिमाचल हिंदू स्टेट है, वहां अगर मंदिर लिया जाता है, टेक ओवर किया जाता है, अगर वहां 35% देते हैं, तो उसके रेफरेंस में मैं यहाँ पर हाउस में भी कहा, हाउस कमेटी भी बनी, रिपोर्ट भी लाई। मैं कहता हूँ कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर जो एक्ट बना है उसके अंदर ये प्रोविजन होना चाहिए, उसके अंदर कुछ ना कुछ परसेंटेज इनकी फिक्स होनी चाहिए। एक ही कंट्री के अंदर दो कानून कहीं पर स्टैंड नहीं करते, वो अच्छा नहीं लगता। परसेंटेज किस में? पुजारियों के लिए, सेवा करने के लिए, या फिर नौकरियों के लिए, नहीं किस नहीं, में? ऐसा नहीं, नौकरियों की तो सेपरेट आती है, वो तो डिमांडें चलती रहती है, वो तो लॉन्ग लाइफ भी चलती रहेंगी, उसमें नहीं है। आप उसको बात को समझिए कि हिमाचल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल जब टेक ओवर हुआ तो उसके अंदर 35% उनका हिस्सा रखा गया चढ़ावे के ऊपर, चढ़ावे के ऊपर, हाँ, चढ़ावे के ऊपर। आज जो चढ़ावे के ऊपर इनका जो डिमांड है 33 साल से 38 साल से, वो यही है कि जैसे हिमाचल के अंदर है, वो भी हिंदू है, ये भी हिंदू है, और हिंदू पार्टी ही इनका विरोध कर रही है, जैसे भाजपा है। इस एंगल से मैं आपसे कहूंगा कि 35% अगर वहां पे है, अब तो वहां 25% उन्होंने कम किया है, यहां भी चाहे कुछ भी परसेंटेज हो तो यहां इनको मिलनी चाहिए। उस एंगल से मैं कह रहा हूं कि जब उसने, प्राइम मिनिस्टर ने कहा, यही डिमांड उस वक्त हुई थी, तब प्राइम मिनिस्टर ने 2014 की इलेक्शन में उन्होंने कहा कि ये मैं परमानेंट सोल्यूशन निकालूंगा। परमानेंट सोल्यूशन मीन्स कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट वहां, वो यहां भी होगी, ये इनको आस थी। अब जब ये यहाँ आए 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर, तो जब उन्होंने, जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने 9 करोड़ रुपया जो एजुकेशन सेक्टर में बताया, 3.5 करोड़ रुपया उन्होंने बच्चियों की शादी को लिए बुलाया, ये पैसा मोदी जी ने नहीं दिया है। ये पैसा श्राइन बोर्ड इनको, जब से श्राइन बोर्ड बना है तब से इनके लिए देता रहा है, ये 30 साल का पहले का। और जो संघर्ष, चढ़ावे में परसेंटेज की आप बात कर रहे हैं, हाँ, वो परमानेंट हल, राइट, इनका परमानेंट हल यही है। परमानेंट अगर सोल्यूशन निकालना हो, इनका नहीं है। तो अगर आप विधायक जीत भी जाते हैं तो आप कैसे हल कर पाएंगे, क्योंकि आपकी सरकार तो नहीं होगी? मैं आपको बता, सरकार की नहीं है, सरकार तो सब कैसे, ये सरकार कौन कहता है हमारी नहीं होगी? जो इंडिपेंडेंट सरकार बनेगी उसमें आप चले जाएंगे? नहीं, उसमें नहीं है। जितने भी इंडिपेंडेंट्स लड़ रहे हैं, आप अगर सर्वे कर देखें, मैं, आप तो मीडिया वाले हैं, इस वक्त मोस्टली इंडिपेंडेंट कंटेस्ट जो कैंडिडेट हैं 20 के करीब जीत रहे हैं। तो जब 20 एक, पवन खजूरिया जी की भी बात कर रहे हैं। हाँ, वो तो आपको मालूम, आपके साथ मैं आजाद की भी बात कर रहा हूँ, आजाद की भी बात कर रहा हूँ, मैं सतीश की भी बात, साथी, मैं सतीश की भी बात कर रहा हूँ, सतीश भी है। तो ऐसे ही 20 के करीब है, 20-22 के करीब है। तो जब हम 20-22 इंडिपेंडेंट जीतेंगे, तो हम जब बैठेंगे आपस में बातचीत करेंगे, तो कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि वो हमसे पूछे, जो भी पार्टी सरकार बनाएगी। तो जिस वक्त सरकार बनेगी, जैसे आप, बात तो दूसरी चल रही थी सरकार की तरफ, आप मुझे लेकर लालच देकर, तो मुझे भी कई दफा बात करते करते मैं भी मिनिस्टर बन जाऊंगा। लेकिन मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए हर एक एमएलए जो बनता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन, एमएलए ने तो कॉन्स्टिट्यूशन ही बनाना है ना, वही जाता है। तो उसकी अमेंडमेंट के लिए मैं जब भी जाऊंगा, मैं तब तो वहां आवाज, तो मैं तो अपना बिल पेश करूंगा, मैं तो कहूंगा कि इसको अमेंडमेंट करनी चाहिए। तो उसके बाद फिर जब सरकार कब क्या करती है, मेरा क्या रोल रहता है, मेरी कैपेसिटी कितनी होगी, मैं उस ढंग से वहां पे लड़ूंगा। आज भी मैंने कौंसिल के अंदर भी ये आवाज उठाई थी जिस वक्त 2017 में, तब मैंने कहा था कि इसकी अमेंडमेंट होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से उस हाउस के अंदर जो नरेंद्र मोदी जी है, उन्हीं के एमएलसी थे, उन्हीं के बीजेपी के लोग थे वहां पे, उन्होंने उस वक्त मुझे, मेरे बिल में सपोर्ट नहीं की। तो आज की डेट में मैं कहूंगा कि मैं वो बात नहीं कह सकता जो मेरे सामने इलेक्शन लड़ रहे हैं विधायक, उन्होंने जो बात कही थी कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो जाए तो इसमें कोई स्कोप नहीं है, जब ट्रिब्यूनल ने इनको कंपनसेशन दे दिया उसका स्कोप नहीं। ये दोनों बातें उन्होंने गलत कही थी। जैसे उस वक्त टेक ओवर हुआ था, ट्रिब्यूनल बना था, ट्रिब्यूनल ने कंपनसेशन दिया, लेकिन कंपनसेशन की जो क्लास उन्होंने लगाई थी कि जो इनकम टैक्स पेयर है उस वक्त,
तो ये देखा था कि आप कंपनसेशन लेने के लिए एक एप्लीकेशन दो जिसमें ये लिखो कि आप इनकम टैक्स कितना देते हो, अगर आप नहीं लिखोगे फिर हम सेटल करेंगे। वहां वही बात हुई, क्योंकि उस वक्त कोई इनकम टैक्स पे नहीं देते थे, और उन्होंने कहा था जो 1 लाख रुपए देगा उसको 4 गुना ज्यादा मिलेगा। अब वहां टैक्स जो अगर 50 लाख रुपए अगर चढ़ावे का आता था किसी को, तो वो हार्डली 2 लाख रुपए का ही टैक्स शो करता था। तो उस 2 लाख के अगेंस्ट कहीं पे अगर कोई कंपनसेशन बना, तो नॉर्मल अगर किसी को 5,000 10,000 रुपए कंपनसेशन बना, वो तो एक किस्म का उनको ट्रिब्यूनल का जो फैसला उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया। अब सेकंड पार्ट आ जाता है कि एक अलग से संघर्ष कमेटियों ने एक एक्टर्स की, चाहे सुप्रीम कोर्ट से फेल हुए या कुछ भी है, तो अब जो सबसे ज्यादा जो अमेंडमेंट राइट्स है असेंबली के अंदर जो भी कानून बनाने वाली असेंबली है उसमें उसमें है, उसमें कोई भी एमएलए जाएगा वो अपनी बात रख सकता है। वो मैंने पहले भी रखी, अभी रखी। लेकिन जैसे विधायक हमारे जो अभी इलेक्शन मेरे सामने लड़ रहे हैं, जब उन्होंने ये बात कही कि नहीं हो सकता, ये गलत कहा है उन्होंने, तो इसलिए मैं किनकी बात कर रहे हैं, नाम लेकर? बलदेव जी ने तो आज इंटरव्यू में हमारे कहा, वो इंटरव्यू शायद शाम को या कल चले, उन्होंने ये कहा कि वो बिल पेश करेंगे। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला हो जाए वो भी आप देखो ना, आप एक ही तरफ वन साइडेड नहीं सुना। मीडिया का काम की ये है कि पहले जब मुझसे कोई पूछते हैं तो पहले मेरी आप बैकग्राउंड देखें कि इसने पहले क्या कहा था। मजा तब था उन्होंने तो ये भी कहा कि आपके साथ तो उनका मुकाबला ही नहीं है, उन्होंने कांग्रेस और जो एनसी के साझा उम्मीदवार हैं नहीं, उन्होंने आपने आपने सुना, उन्होंने कहा मेरा बंसीलाल के साथ मुकाबला, और मैंने बंसीलाल को यही बात पूछी। मैंने कहा यार आपका मुकाबला किसका? कहता है मेरा बलदेव जी के साथ है। मैंने कहा मेरे साथ है नहीं, आपको लोगों ने खड़ा किया, आप लोगों में आप तो बड़े आगे हैं। अब मैं इन चीजों छोटी छोटी बातों में नहीं आता हूँ, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि जहां तक मैं खड़ा हूं लोगों ने खड़ा किया है, और जो काम विकास रुका है उसके आगे बढ़ाने के लिए, जो दूसरा यहाँ पर कटरा के अंदर जो कुछ समस्याएं आने वाली है, और उनकी 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 उन, उनको ठीक करने के लिए मैं उन समस्याओं को किसी न किसी ढंग से उनका मुकाबला करें और रोके। एक्सप्रेस वे आगे तक जाएगा, ताराकोट मार्ग के आसपास कहीं जाएगा, उस मुद्दे पर आपका क्या? वो तो बलदेव जी ने आपको बता ही दिया कि मुट्ठी खोलनी चाहिए, नुकसान झेलना चाहिए लोगों को कटरा वाले। तो उसका मैंने तो पहले रेलवे स्टेशन कहीं और था, फिर जम्मू आया, उधमपुर आया, फिर कटरा आया, तो ऐसे चीजें आगे बढ़ेंगी। इसी तरह से एक्सप्रेस वे आगे जाएगा, फिर वहां से रनसू शिवकोड़ी जाएगा, जिस शिवकोड़ी की बात आप बार बार करते हैं कि आपके समय में ज्यादा नहीं। ये उनकी जो बेसिकली वो पकौड़ियां बनाने में, कहते हैं हलवाई पकौड़ी बनाने में बड़ी पकौड़ियां बनाता है। बेसिकली जो रोड यहाँ पर आया है ये कहीं शिवखोड़ी के लिए नहीं आया है। रोड आगे बढ़ता है, लेकिन ये एक्सप्रेस हाईवे जो आया है दिल्ली से, फिर वो आगे बढ़ाएंगे ना इसको, बलदेव जी बढ़ाएंगे। हाँ, उनके वो क्या उन्होंने उन्होंने वो कभी मशीन लेकर गए हैं बढ़ाने के लिए? मैं आपको कानूनी बात बता रहा हूँ, लीगली, या मैं एक प्रोजेक्ट की बात बता रहा हूँ। अभी कोई प्रोजेक्ट ऐसा नहीं बना है शिवखोड़ी, तो बलदेव जी ने अपने पास बनाया होगा, जहाँ आपके नॉलेज में आया, आप सरकार की उपलब्धि नहीं आप मानते कि 40,000 करोड़ का ये दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे जो बन रहा है? कितने टोल प्लाजा लगेगा उसके ऊपर, ये पूछा आपने? 6 घंटे में पहुंचे। ये लोगों को पैसे से लगेंगे ना। आप उपलब्धि की बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ ये भी देखें ना कितने टोल प्लाजा लगेंगे। ऑप्शनल रहेगा ना, लोग दूसरे रास्ते, कौन सा रास्ता है मुझे बताओ? जम्मू से आपने यहाँ आना, कोई दूसरा रास्ता है? कोई है दूसरा रास्ता? नहीं है ना दूसरा रास्ता। ये बेसिकली मैं मानता हूं कि ये जो पैसा खर्च कर रहे हो रहा है, कटरा के लिए अगर रोड आ रहा है, बनना चाहिए, अच्छी बात है। आज तो दुनिया आगे जा रही है, काफी कुछ होगा। लेकिन हमारा विरोध था कि एक तरफ गंडोला लगा रहे हैं, दूसरी तरफ अब तरफ ताराकोट रोड को लेकर जाए। ताराकोट कौन सा शहर है? ताराकोट किस मकसद के लिए लेकर जा रहे हैं? इसलिए मैंने बारंबार कह रहा हूं कि आज की डेट में मैं महसूस करता हूं कि जो श्राइन बोर्ड है, धार्मिक जगह है, धार्मिक रिलीजियस तरीके से जो बना हुआ है, इसको टोटली कमर्शलाइज नहीं होना चाहिए, या ये भावना नहीं होनी चाहिए कि यहाँ का कारोबार खत्म हो। तो हम उस चीज का विरोध करते हैं। जैसे मैंने पहले ही कहा कि जहां यात्रा अगर 1 लाख आती, 1 करोड़ आती है, हमारा फर्ज बनता है कि उस यात्रा को 1 करोड़ के बजाय वो 4 करोड़ तक उसकी यहाँ पर लगे, कि जहाँ स्टे बढ़े, यात्री ये नहीं आए दर्शन करे भाग जाए जहां से। उसी एंगल से जब मैंने आपको शायद मैंने बताया कि जब मैंने शिवखोड़ी बोर्ड बनाया था तो इसीलिए एंगल से बनाया था, वहां 1 लाख यात्रा जाती थी, आज 25 लाख यात्रा जाती है। उसका फायदा रियासी को भी है, कटरा को भी है, रास्ते में भी, और स्टे बढ़ता है। जो आदमी यहाँ पर 4 घंटे रहेगा, बजाय 4 घंटे के जिस वक्त वो 1 दिन रहेगा तो ज्यादा खर्च करेगा। ये मेरी सोच है। उनकी सोच और मेरी सोच, मैं उनके साथ कंपटीशन नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी सोच के साथ मैं अगर उनकी बुराई को ढूंढना शुरू करूंगा तो मेरा तो ये हो जाएगा कि इसकी जातीय लड़ाई हो सकती है। मेरी जाति नहीं है, लेकिन उनकी सोच अलग है। मैं उनके जैसा नहीं बन सकता, क्योंकि मैं लोगों की लड़ाई नहीं है। तो फिर वो आपको माता का श्राप वाली बात कहते हैं आप,
पुत्र को पुत्र नहीं हो सकता। वो तो रियलिटी, मुझे बताओ मैंने कौन सा गलत कहा है? ये तो मुझे जाति नहीं, वो कर रहे हैं, मैं थोड़े मैं उनको उत्तर दे रहा हूँ। मैंने उनको ये कहा कि शायद आपको पता नहीं है कि हम माता की जब पूजा भी करते हैं, आरती भी करते हैं, उसमें श्लोक है, या तो जिन्होंने लिखी है, या हम जो पूजा पाठ करते हैं फिर वो गलत है। हमेशा माँ कभी किसी को नहीं दोषी, माँ कभी पुत्र को गलत नहीं कहती। पुत्र चाहे जितना मर्जी खराब हो, पुत्र को कभी नहीं कहेगी तुम्हारा बेड़ा गर्क हो। वो जो कह रहे हैं, तो मुझे उसका ये लगा कि मैंने उनको बताना जरूर समझा, क्योंकि मुझे तो मीडिया के थ्रू पता लगा। मैंने मीडिया के थ्रू उत्तर दिया कि हम जब पूजा करते हैं, जब पूजा आरती आती है, तो उसके अंदर एक श्लोक आता है, पुत्र का पुत्र हो सकता है, माता को माता नहीं होती है। लेकिन तो उन्होंने ये क्यों कहा था कि श्राप वाली अब बात जब क्यों इसलिए कही थी अब कि जब आदमी फ्रस्ट्रेट, आपने विरोध किया था श्री माता वैष्णो देवी नहीं बन सकती, मैंने नहीं कभी किया, इस तरह की बात नहीं, आज भी उन्होंने कहा है। अब भाई मुझे क्या, वो जो मर्जी कहे। अब जब कोई आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन होती है, तो प्रधानमंत्री उनके प्रचार के लिए पहुंचे थे और आप अच्छी कह रहे बात। हैं फ्रस्ट्रेट। वो रोड शो हुआ यहाँ पे, उसके बाद वो कह रहे हैं माहौल असेंबली की इलेक्शन में जुगल किशोर नहीं लड़ता तो प्रधानमंत्री नहीं आते। अगर आज ये भी बात तो देखे ना कि मैं इलेक्शन लड़ रहा था, ऐसा टेम्पो बन गया था। जो उनके नजदीकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पीएम हाउस में है, उनकी मजबूरी थी इसको लाना, इनको लाना, प्रधानमंत्री को, क्योंकि उनकी चाहत है कि गंडोला लगना चाहिए, कटरा में नुकसान होना चाहिए। उन्होंने भी कहा इनकी भी चाहत है गंडोला लगना चाहिए और ये एमएलए बनना चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने यहाँ पे लाया। और मेरे लिए, मैं आपको तभी कह रहा हूँ कि अगर मैं नहीं लड़ता तो प्रधानमंत्री जी ने उधमपुर या रियासी में तो आपके साथ मुकाबला मान ही नहीं रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस और एनसी के, मैं भी, वो खुद कह रहे हैं ना, मैं भी कह रहा हूँ ना कि मैं आप लड़ाई में नहीं है, उनका ये कहना है। वो पीछे है ना। अगर आप यही सुनना चाहते हैं तो वो पीछे है, वो खुद मान रहे हैं। उनकी, वो आपने देखा नहीं मोदी जी क्या बोल कर गए हैं? रोड शो देखा आपने? किसका? प्रधानमंत्री का। क्या वो देश का प्रधानमंत्री है? क्या रोड शो है? इससे बड़े बड़े रोड शो होते हैं। कार्यकर्ताओं के साथ देश का प्रधानमंत्री फोटो खिंचवा रहा है, पता नहीं कितने कार्यकर्ताओं ने फोटो अपलोड किए हैं। कार्यकर्ता तो काफी उत्साहित हो गए। ये तो बहुत से लोग के ऊपर भी फोटो खींचे हैं कि लोगों ने। ये तो फोटो शो तो चलता रहता है, पॉलिटिकली है। आपने देखा लोग के ऊपर फोटो खिंचाते हैं, तो ये अलग फोटो, ये छोड़ो, फोटो शो तो चलता है। पार्टी का लीडर आया तो हर कोई खिंचाता है। प्रधानमंत्री कहीं चले जाए, देश का प्रधानमंत्री, तो वहां चहल पहल तो होगी, रोड शो तो होगा। लेकिन आप एक कमी मानते हैं कि आजाद उम्मीदवार के तौर पर आप उतरे हैं, तो कोई स्टार प्रचारक आपके लिए कैंपेन करने नहीं आएगा, खुद ही करना है जो करना है? माता रानी स्टार प्रचारक और लोग प्रचारक है, स्टार प्रचारक है। और नरेंद्र मोदी जी उनका प्रचार कर करके, मेरा प्रचार कर करके है। आप कभी आप निकाले देखे उनके, जो उन्होंने कहा है, जो लोग चाहते थे कि कुछ ऐसी बातें कहेंगे जिससे लगेगा कि ये यहाँ पर आए हैं, जहाँ पे डेवलपमेंट की बात करेंगे, कैंडिडेट की सपोर्ट की बात करेंगे। ना उन्होंने कैंडिडेट की सपोर्ट की बात की, ना डेवलपमेंट की बात की, कलाड़ी की बात की, स्टेडियम की तारीफ की, श्राइन बोर्ड की तारीफ की। मुझे तो ये लग रहा है कि वो इस श्राइन बोर्ड की प्रशंसा करने के लिए आए हुए थे। और हाथ उठाए थे उन्होंने कैंडिडेट के साथ, सभी कैंडिडेट। मुझे फोटो दिखाओ किसका हाथ उठाया था? मगू शाह का उठाया था, पवन का, तो हमारे वाले का नहीं। उनको हमारे वाले, छोड़िए ना, वो तो जब साथ भी उठा सकते हैं, आपने इत्तेफाकन मत अब उनको शेल्टर देना। जब प्रधानमंत्री आते हैं तो लाइन लगती है, 5-7 खड़े करवा सकते हैं। अब किसी ने उनको बता दिया था कि इसने टिकट छीनी है, तब तक उनको प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता था। मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर खुद नाराज हो चुका था उनसे कि ये गलत आदमी को टिकट चली गई है। आईएमएस की बात भी वो कर रहे हैं कि स्टेशन बनेगा। कहाँ पे? आईएमएस कटरा में। मैं तो उसका विरोधी था। मैंने आप कभी देखे मास्टर डेवलपमेंट के काम में आप ये विरोध क्यों करते हैं? अगर डेवलपमेंट होगी तो रोजगार भी बढ़ेगा। कहाँ डेवलपमेंट? आईएमएस से थोड़ी डेवलपमेंट होगी। डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट नहीं है। हमने जब कटरा कर दिया, कटरा छोटा शहर है, यहाँ कटरा के अंदर ये 850 कनाल जगह ले रहे थे जिस बस स्टैंड के लिए। तो उस 850 कनाल, मैं तब एमएलए नहीं बना था, 850 कनाल के अंदर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, ये वो भी आईएमएस था। जब मैं मिनिस्टर बना, मैं उसका विरोध कर रहा था। मैंने 850 के बजाय 550 कनाल जगह ली, और जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहे थे, मैंने कहा ये नहीं बनने चाहिए। आज यहाँ तक मैं कह रहा हूँ कि अगर इंटरनेशनल बस स्टैंड बनना है, बने वो मॉडर्न बस स्टैंड, लेकिन उसके अंदर ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, दुकानें, सिनेमा हॉल, पेट्रोल पंप, ये नहीं लगने चाहिए। लोकल कारोबार को नुकसान होगा। वही इसीलिए जो बना रहे हैं, तभी तो वो कह रहे हैं कि ये मैं बनाऊंगा। हम कह रहे हैं हम नहीं बनने देंगे, हम विरोध करते हैं। चाहे बाद में सरकार जहाँ श्राइन बोर्ड जबरदस्ती कोई चीज करता है, वो बात अलग है, लेकिन हम तो उसके विरोध में हैं, हम आगे भी विरोध करेंगे। मैं एक नेशनल चैनल का एक प्रोग्राम देख रहा था, लोगों से बातचीत वो कर रहे थे, तो लोकल इश्यूज जान रहे थे।
एक मेजर इशू जो नशे को लेकर यहाँ पे सामने आ रहा है और गंदे पानी को लेकर या फिर पानी की कमी को लेकर ये भी एक मामला सामने आया। क्या आपकी नॉलेज में भी है कि नशे यहाँ पे काफी हद तक फैल चुका है? नहीं, नशा तो जब से जुटी बनी है तब से हाँ, काफी फैला है। हाँ, और तो ये हम भी आप चाहते उठा रहे हैं ये बात हम जब भी जब चाहते थे कि जब नरेंद्र मोदी जी आए शायद इसके लिए कुछ कहें कि जब से जम्मू कश्मीर जुटी बनी है तो ये तो घर घर पे नहीं, मोहल्ले में। यूटी तो 2019 में तो उसके बाद ही आप तो देखिए। उससे 10 सालों से ये नहीं, 10-12 सालों से। अब आपके पास रिकॉर्ड होगा, लेकिन हमारे नॉलेज में ये है कि जब से जुटी बनी है तो इसकी स्पीड ज्यादा बढ़ गई है। और ये इसके लिए तो हम भी विरोधी हैं। जब हमें मौका मिलेगा तो हम इसका तो विरोध यहाँ अपने इलाके में इसका विरोध, इसको तो रोकेंगे किसी न किसी ढंग से। लेकिन ये जो नशा है ये पूरी स्टेट में हमारी ज्यादा ये किस्म की एक आप समझे कि एक बीमारी है लोगों युवाओं को। इसका क्या जवाब देना है? इसके लिए तो मैं ये कहूँगा जब हमारा मौका आएगा, जब हम पावर में आएंगे तो यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन जैसे लापरवाही करती है उसको टाइट करेंगे। नारायणा में कुछ आपका प्लान है कि नारायणा में लोकल लोगों को तवज्जो मिलनी चाहिए या कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए नारायणा अस्पताल में? कोई ऐसा आपका मुद्दा? नहीं, ऐसा है, ये तो हमारे लिए नारायणा और यूनिवर्सिटी तो व्हाइट एलिफेंट है। व्हाइट एलिफेंट है। और इसके अंदर यहाँ तक मैं समझता हूँ कि जब कहीं पे भी अगर जैसे मैं मान लो यूनिवर्सिटी की बात छेड़ी मैंने, आपने वो नहीं पूछी, मैंने नारायणा की तरफ ले गया। वैष्णो देवी जो श्राइन बोर्ड जो हमारा है यहाँ, इसमें ये प्रोविजन होना चाहिए जैसे हम कहीं बाहर चले जाते हैं तो वहाँ जब भी कोई एडमिशन होती है बच्चों की, जो यूनिवर्सिटियाँ बनती हैं वहाँ लोकल 50% लोकल बच्चों को लिया जाता है। जैसे आप महाराष्ट्र में चले जाएं तो इसी तरीके से सब जगह पे यूनिवर्सिटी बनती है। अब जैसे आपकी शादरा शरीफ यूनिवर्सिटी बनी है वहां पर भी उन्होंने प्रोविजन रखा है। इस यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसा नहीं था। इसी तरीके से अगर नारायणा हॉस्पिटल बना है तो लोगों को ये उम्मीदें थी कि यहाँ पर लोकल को इसमें प्रेफरेंस मिलेगी और कुछ ना कुछ इसमें रिवेट होगा। तो ये टोटली वो है। तो अब इसके लिए अभी इस स्टेज पे मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जब वक्त आएगा तो हम उस पर बोलेंगे इसमें। अगर जीते तो किस पार्टी में जाना, तवज्जो किस पार्टी में? मैंने पहले भी बताया आपको कि इंडिपेंडेंट जब जीतेंगे सरकार हमसे पूछकर बनेगी। हमें पूछेंगे जब 20 लोग हम किंग मेकर आप होंगे। बिल्कुल, आपने बिल्कुल Independent अब आपने पकड़ ली ना बात। अगर जीते तो। नहीं जीते, बलदेव जी तो ये कह रहे हैं आप मुकाबले में नहीं है, आप मतलब उनका मुकाबला कांग्रेस के साथ। बलदेव जी तो बहुत कुछ कह रहे हैं। बलदेव जी तो वो ये भी कह रहे हैं कि उनका अपना मुकाबला बंसीलाल जी के साथ है। तो अब मैं क्या कहूँ कि उनका नहीं है बंसीलाल जी के साथ। मैंने उनको तो डायरेक्ट पूछूंगा बलदेव जी को जब इस बात को कि आपका मुकाबला बंसीलाल, तो वो मेरा झगड़ा हो जाएगा। मैंने इसलिए बंसीलाल को पूछा, मैंने कहा बंसीलाल जी आपका मुकाबला किसके साथ है? उसने कहा मेरा बलदेव जी के साथ है। बड़ी ताड़ के साथ कहा। तो मैंने कहा मेरा, कहता आप तो बहुत आगे हो, माता आपके साथ है, वैष्णो देवी आपके साथ, लोग हैं, लोग खड़े हैं, सभी जुगल बने हुए हैं। तो इसलिए मेरा तो आपके वो तो आप तो हम अब मेरा तो हमारा तो आपके साथ मुकाबला है। ये आपकी सीट थी, जल्दी से दो जो रियासी और गुलाबगढ़ सीट है वहां पर आप क्या देख रहे हैं, किस तरह की लड़ाई देख रहे हैं? मैं अपने में बिजी हूँ और मैं आपको बताऊं कि ये पहली इलेक्शन है या मैं फ्री होकर इलेक्शन लड़ रहा हूँ, लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। 2002 में जो इलेक्शन लड़ी थी मैं टाइट था, मुझे टेंशन थी। यहाँ तो मुझे लगता नहीं कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, लोग लड़ रहे हैं। तो इसलिए मैं उस तरफ नहीं देख रहा हूँ कि ये आप ही मुझे बता सकते हैं कि वहाँ उस क्या स्थिति है, वहाँ उधमपुर रियासी में क्या पोजीशन है और गुलाबगढ़ में, क्योंकि मुझे अपने इलेक्शन में बिजी हूँ मैं। गुलाबगढ़ के लिए आपने कहा ना राजा मत नहीं, इन्फॉर्मेशन ये है कि वो कंटेस्टेड है, वहाँ कंपटीशन में है और ये भी लोग कह रहे हैं कि वो विन करेगा। उमर अब्दुल्ला आए थे वहाँ पे, 200 यूनिट बिजली फ्री, 12 गैस सिलेंडर वो बोल के गए हैं सुंगड़ी में। अच्छी बात है, उनकी पार्टी का अपना प्रोग्राम होगा, लेकिन जब वो बनेंगे तो देंगे तो पहले हमें पूछ कर देंगे कैसे दे रहे हो आप। जब हम कहेंगे 200 की बजाय 300 देनी है, क्योंकि सरकार तो हम बनाएंगे ना, तो वो सरकार में वो हमारे साथ आएंगे, हम उनके साथ नहीं जाएंगे। चलिए, अंत में पहला सवाल जो पूछा था वही सवाल रिपीट करूंगा कि मुकाबला किसके साथ देख रहे हैं? नहीं, आप क्यों बार-बार मुझे पूछने में कहूँगे मुकाबला? आपने कुछ मैथमेटिक लगाया होगा ना। मैं ये कैलकुलेशन पे नहीं जाता। बीजेपी स्ट्रांग है, अभी बाजार में हम थे तो वो भाजपा का गढ़ वहां पे बता रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, अब मैं कह रहा हूँ सब जगह उनका गढ़ होगा, ऐसी बात नहीं है। ये 9 तारीख को कौन कौन सा गढ़ टूटता है ये आप ही बताएंगे मुझे। तो इसलिए कोई ऐसी मैं ये बात नहीं मुख से निकालूंगा कि मेरा उसके साथ है, उसके साथ है। ये जो लोग कमजोर होते हैं, हारने वाले होते हैं, वो कहते हैं कि मैं सबसे आगे हूँ। तो मुझे क्या, मेरे साथ लोग हैं, ये लोगों से पूछो का किसका उनके साथ पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जो अभी आई थी, पार्टी जो बता दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी दुनिया कहाँ, ये तो देश में ही अभी चल रही है। लेकिन प्रधानमंत्री जी आए थे, इसलिए उन्होंने कहा कि जो गलत तरीके से
किसी को टिकट मिली हो या कोई आदमी कोई ऐसा कैंडिडेट हो, तो उसके लिए तो उन्होंने कोई चर्चा नहीं की है। तो इसलिए चलो देखते हैं, अभी मुकाबले की बात तो बाद की बात है, ये 9 तारीख को पता चलेगा। रोहित दुबे जी को टिकट मिलती तो आप चुनाव नहीं लड़ते? ये तो मैंने पहले भी कहा था, मैंने पहले कहा था मैं रियासी चला जाता, मेरे पास तो बड़ी ऑप्शन थी ना, मुझे लड़ने के लिए रियासी वाले भी कह रहे थे, उधमपुर वाले भी कह रहे थे, अगर रोहित को मिलती तो मैं चला जाता आगे पीछे। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और समय देने के लिए। जुगल किशोर शर्मा जी आजाद उम्मीदवार के तौर पर श्री माता वैष्णो देवी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनावी मैदान में उतरे हैं, उनसे बातचीत कर रहे थे। कई सारे सवाल इनसे करने की कोशिश की और इन्होंने अपने अंदाज में उसके जवाब दिए हैं और ये उम्मीद और तवक्को ये कर रहे हैं कि इस असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से इनकी जीत जो है वो निर्धारित है। फिलहाल इस कवरेज में, इस इंटरव्यू में इतना ही। कैमरे के पीछे हैं प्रदीप भगत, मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।